हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, फ़िलहाल आपको अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, फ़िलहाल ना तो आपको कहीं जाना है, ना ही कोई आपके घर आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, करियर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। और आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल में देख चुके हैं, और उस पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को गॉस लॉ अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। आज हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नहीं आया है तो पहले आप वो कंफर्म कर लो, क्लियर कर लो अच्छे से, उसके बाद आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके आगे आपके कंटिन्यू वीडियो आएंगे। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी लीनियर चार्ज अगर हो, यानी कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज हम लोग ले रहे हैं और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। किसकी हेल्प से करना है? गॉस लॉ की हेल्प से ही करना है, क्योंकि ये उसी की एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लाइन चार्ज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई वायर है, ठीक है, ये ए बी वायर ले लेते हैं और इसकी हेल्प से स्ट्रेट वायर है और इस पी पॉइंट पर हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि तो देखिए, ये जो हमारा वायर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। और क्योंकि लाइन के फॉर्म में हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू हमें पता है समेशन क्यू अपॉन टोटल जो लेंथ है वो एल। मान लो कि पूरी अगर लेंथ हो एल तो उसको डिवाइड कर देते हैं। टोटल जो चार्ज है एल लेंथ पर वो समेशन क्यू है अपने पास में टोटल चार्ज। और अगर एक सिंगल लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है वही होती है डेंसिटी, तो लेंथ से डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास में इस तरीके से ये वायर है। अगर मान लेते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो आर है और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जो कि सेम डिस्टेंस पर है, और इधर से इस पॉइंट पर और इधर से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से मान लो कि E1 है और इसकी वजह से E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखिए, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी डेल्टा E1, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से है यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी डेल्टा E2, इस डायरेक्शन में होगी। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब डाइपोल के इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो देखिए, अगर ऐसा डायरेक्शन हमारे पास में आ रहा है और इनको सेम डायरेक्शन में लेने के लिए कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। अब इस डेल्टा E2 के लिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा E2 साइन थीटा, और इधर की साइड हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा E2 कोस थीटा। इसके लिए इस साइड में होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेल्टा E1 कोस थीटा, और इस साइड हो जाएगा इसका डेल्टा E1 साइन थीटा, इस तरीके से। और ये हम लोगों ने इसका एंगल शो कर दिया थीटा। तो देखिए, ये हम लोगों ने इसे कंपोनेंट डिवाइड कर दिए। अब क्योंकि हम लोग को साफ इसके डायग्राम से ही पता चल रहा है डेल्टा E2 साइन थीटा, डेल्टा E1 साइन थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो और क्योंकि स्मॉल एलिमेंट और चार्ज भी सेम ही है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि कोस वाला, वो इसके प्लस होते जाएंगे।
इस तरीके से ही अगर इस पूरे वायर को ही हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ माने और इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट करें, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस तरीके से जुड़ेंगे और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर ये O पॉइंट मान लेते हैं तो ये OP डायरेक्शन में ही इसका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इधर। तो ये तो हम लोगों ने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें पता है कि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस पर ही लगता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए इनफाइनाइट के लिए कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल l लेंथ की कोई वायर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्योंकि ओपन के लिए तो गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं, उसको क्लोज सरफेस में हमें डालना पड़ेगा। तो देखिए इस P पॉइंट को लेते हुए ही हम लोग एक यहाँ पर इस तरीके से सिलेंडर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये P पॉइंट यहाँ पर है और इस P पॉइंट को लेते हुए हम लोगों ने सिलेंडर बना लिया है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, क्लोज सरफेस में डाल दिया है। हम लोग को पता है जो प्लस चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती है। देखिए प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आउटवर्ड होती हैं। अब क्योंकि इस लाइन चार्ज पर देखिए जैसे ये एक पेन है और इस पेन पर पूरे पर चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो इस तरीके से चारों तरफ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी चारों तरफ इस तरीके से। और इसी तरीके से हम लोगों ने इसको सिलेंडर में बंद कर रखा है। मान लो कोई सिलेंड्रिकल कोई बॉक्स हो और उसके अंदर इसको हम लोग बीचों बीच रख दें, तो चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसके लिए। उसी तरीके से इसके लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर। तो देखिए अब ये क्लोज सरफेस हम लोगों ने ले लिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन कर दी है। तो अब गॉस लॉ लगाते हैं। तो देखिए गॉस लॉ इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्योंकि सरफेस हम लोगों ने लिया है तो ds हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि क्लोज सरफेस पर ही गॉस लॉ लगता है यहाँ पर। तो E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हैं और लैम्डा के फॉर्म में ही लिखना है क्योंकि चार्ज की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, डेंसिटी के फॉर्म में ही रखना है हमें। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था, वो उसके अंदर हम लोगों ने यही बताया था कि हम लोग काउंट करके चार्ज को हमेशा कूलाम्ब लॉ के हेल्प से यूज नहीं कर सकते हैं, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा जब चार्ज हो डिस्ट्रीब्यूट हो तब हम लोग उसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर यूज करेंगे। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पर समेशन Q को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा, जो कि यूनिट लेंथ पर चार्ज है और हमें कितने पर चाहिए है, L लेंथ पर चाहिए है, तो लैम्डा L यहाँ पर रख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए E डॉट ds, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमें सरफेस का, यानी कि जो सरफेस हम लोगों ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए दो चीज हमें देखनी है, एक तो सरफेस यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस नहीं है, तीन तरीके के सरफेस है इस सिलेंडर के। एक तो ये टॉप वाला, एक बॉटम वाला और एक इसका जो एक कर्व्ड सरफेस है इधर गोल चारों तरफ ऐसे, जैसे टिन की कैन होती है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए, उसी तरीके का ये सिलेंडर आप लोग मान सकते हो। तो टॉप है इसका और बॉटम है और इसका कर्व्ड सरफेस है, तो तीन तरीके के सरफेस है इसके लिए। तो उनके लिए एंगल भी अलग अलग होंगे, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक तो ये सरफेस है, इसको नाम दे देते हैं S1, एक ये सरफेस है हमारे पास में, इसको नाम दे देते हैं S2। देखिए आपको वायर थोड़ा साइड में लग रहा है लेकिन ये बीच से सेंटर से जा रहा है। तो और एक यहाँ पर सरफेस जो है इसको नाम दे दिया हम लोगों ने S3 यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए तो उसके अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस भी इस तरीके से राउंड राउंड है इस वायर के चारों तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरीके से है चारों तरफ इस वायर के। तो अभी हम लोग इसके लिए अगर बात करें एंगल की तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा।
लेकिन यहाँ पर अगर बात करें S1 और S2 के लिए, तो देखिए सरफेस की डायरेक्शन इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो एंगल होगा यहाँ पर 90 डिग्री, और इसके लिए भी सेम इसी तरीके से एंगल 90 डिग्री। सरफेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल हम लोगों ने देख लिया, तो इंटीग्रेशन अलग अलग करना होगा। तो फर्स्ट सरफेस S1 के लिए ई ds कोस 90 डिग्री प्लस दूसरे सरफेस के लिए S2 ई ds कोस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S3 सरफेस के लिए ई ds कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन एप्सिलॉन नोट एज इट इज हम लोग रख देंगे। तो अब देखिए इसके लिए कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। देखिए ये जो टेबल है 0 से लेकर 90 तक की, जो साइन कोस टेन कोट इन सब की, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये तो आपके लिए बेसिक सी चीज़ है, ये आपको सारी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर 0 यहाँ पर रखते हैं तो देखो ये टर्म 0 और ये टर्म भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस ये टर्म आ जाएगी हमारे पास में S3, सिर्फ और सिर्फ S3 सरफेस की वजह से बचेगा। ई ds कोस 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए सिर्फ हमें S3 जो सरफेस है, यानी कि जो इसका कर्व्ड सरफेस है, उसके लिए इंटीग्रेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। S3 सरफेस के लिए ds का इंटीग्रेशन कर देंगे, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नोट एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, उसका जो एरिया होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई RL। R क्या है यहाँ पर, देखिए R ये जो इसकी रेडियस है, मैंने बताया था कि ये वायर इसके बीचों बीच से जा रहा है, डायग्राम में हमें थोड़ा साइड में बन गया है। R जो इसकी रेडियस है, जो कि P पॉइंट की वैल्यू ली थी हम लोगों ने, बताया था कि R वैल्यू, उसी को ही तो लेते हुए हम लोगों ने सिलेंडर बनाया है। तो देखिए वो R है यहाँ पर, और ये E एज इट इज, इस ds की वैल्यू 2 पाई R इंटू L इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा और बाकी की वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में E इक्वल्स टू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, लैम्डा एज इट इज रहेगा 2 पाई R और एप्सिलॉन नोट बच गया था, 2 पाई R जो इधर था वो इधर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। अब देखिए इतनी देर हम लोगों ने फाइनाइट बोला था, अब इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इनफाइनाइट भी बोलेंगे तो भी ये इतना ही वैल्यू आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि लेंथ L जो है वो इस फॉर्मूले में कहीं इंक्लूड ही नहीं हो रही है, तो इसके लिए इनफाइनाइट के लिए भी सेम ही वैल्यू आएगी। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ई वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नोट और R कैप साथ में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसकी डिपेंडेंसी अगर हम लोग देखते हैं तो R के साथ किस तरीके से डिपेंड करता है। लैम्डा तो कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, 2 पाई एंड एप्सिलॉन नोट ऑल्सो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचा है सिर्फ R वेरिएबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R के साथ में इन्वर्सली डिपेंड करता है इस तरीके से। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग को प्लॉट करना हो तो देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास में हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हम लोगों ने ले लिया है R। और अगर अपॉन में होता है कोई भी वेरिएबल तो देखिए उसके लिए ग्राफ की जो शेप है वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। उसके बाद देखिए अगर हम लोग 1/r के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हम लोगों ने ले लिया है E और ये ले लिया है 1/r, तो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। ये दो जो ग्राफ है ये आपके पूरे बुक में यूज करते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के ग्राफ हैं आपके पूरी बुक में। तो ये हो गया है डिपेंडेंसी एंड ग्राफ। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू निकाली है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए
विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। उसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको, तो इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास लेते रहो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।